हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी इस मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप भी चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी करना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में लगभग 1 से लेकर 100 तक के ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, जिसमें से 100% सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया 46/23, 4/5, 3/5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3/4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हम एक बार नहीं बार बार बता चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत अर्थात अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। और इसके बाद में आइए फटाफट से अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 2 तक के जरूर ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे 100% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि शांत होने का क्या टर्म कंडीशन है। तो किसी भी संख्या के देखिए ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो किसी भी संख्या के हर का गुणनफल कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो यदि उस गुणनखंड में 2 या 5 यदि आता हो तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। ऑप्शन ए से चलेंगे तो 11×8 = 88, इसमें 11 आने के कारण ये अशांत हो जाएगा। 2×10 3×7 ये भी आपका अशांत हो जाएगा। लेकिन सी को देखेंगे तो यहाँ पे हर का गुणनफल कितना होगा, 16 से को कीजिएगा तो केवल 2 ही ना मिलेगा, तो 2 मिलने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, शून्यकों के गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे c का मान यदि आप देखेंगे तो a मिलेगा, तो आप यहाँ पे a लिखेंगे और a के बदले में आपको मिल रहा है d, तो यहाँ पे आप d लिखेंगे। तो a/d ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। कहता है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, है ना जी। तो देखिए ऐसे सवाल अगर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे ना, तो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही उसका आंसर हो जाता है। हालांकि √18 पूछा गया है तो इसका सही जवाब √18 ही होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि √18 में यदि आप परिमेयीकरण करेंगे √18 से, तो जाहिर सी बात है √18 के नीचे 1 छिपा होगा। इसमें आप √18 के गुना करेंगे तो √18 से भाग भी करना होगा, और √18 में √18 से यदि आप गुना करते हैं तो केवल 18 हो जाएगा। यहाँ पे √18 हो गया। फिर से आपको √18 से गुना √18 से भाग करना होगा। अब देखिए 18 में √18 से गुना कीजिएगा तो 18 √18 हो जाएगा। √18 में √18 से गुना कीजिएगा तो केवल 18 हो जाएगा। 18 से 18 घटा दीजिएगा तो प्राप्त संख्या √18 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। या आसान शब्दों में कहे तो कोई ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है उसे ही आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 से आभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि a बराबर b³ + r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन सी होता है। क्योंकि आप कोई भी धन पूर्णांक का एचसीएफ अर्थात मौसक ज्ञात करते हैं तो शेषफल अर्थात r का जो मान है हमेशा भाज्य के मान से छोटा आता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा हम आप सभी को तो बताए थे कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं
और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, नहीं सॉरी परिमेय संख्या कहते हैं ना जी। तो देखिए √5 से √5 घटा दीजिएगा तो प्राप्त संख्या 6 होगा, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं। और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्य क्या होगा। आइए सबसे पहले इसका हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद में हम ऑप्शनों के द्वारा इसका आंसर का चयन करेंगे। तो देखिए x² अब प्लस 12x के बदले में यानी 12 को हमें ऐसे दो संख्या में बांटना होगा कि जोड़ने पे हमें 12 आ जाना चाहिए और गुणा करने पे प्लस 35 भी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 पचे 35 कर देते हैं। देखिए 7 5 12 हो जाता है और 7 पचे 35 हो जाता है। तो हम लिखेंगे x² प्लस में लिखेंगे 7x प्लस में लिखेंगे 5x। अब प्लस 35 का प्लस 35 ही रहने देंगे, दोनों में कमन हमारा x मिल रहा है तो x को कमन करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से हमने 5 को कमन किया तो यहाँ पे x प्लस 7 होगा, क्योंकि 7 पचे 35 होता है। अब क्या होगा कि x प्लस 5 को हम एक साथ लिखेंगे x प्लस 5 और इसे x प्लस 7 तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे x प्लस 7 लिख देंगे। आप सभी को मालूम होगा कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। ठीक उसी प्रकार से x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7 हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों में x का मान ऋणात्मक अर्थात माइनस में आया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन में देखिएगा ना तो √121 दिया गया है, इसका तो वर्गमूल 11 होता है जो कि परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में 196 दिया गया है √अंडर में, इसका वर्गमूल 14 होता है जो कि परिमेय संख्या है। डी में दिया गया 289, इसका वर्गमूल 17 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो √27 दिया गया है, इसका कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए कहता है कि 5y² माइनस 25 का शून्य क्या होगा। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि 5y² बराबर लिखेंगे तो ये जो -25 दिख रहा है ना बराबर की तरफ जाकर ये +25 हो जाएगा। यदि y² बराबर हम 25 लिख देते हैं तो 5 यहाँ पे जो गुना में देख पा रहे हैं ये जाकर भाग में हो जाएगा और 5 25 5 मरतबे कटा सकते हैं। y पर से यदि आप स्क्वायर हटा दें तो प्राप्त संख्या 5 पे प्लस और माइनस में रूट आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि +√5 और -√5 हमारा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, +√5 -√5। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 है तो द्विघाती बहुपद बराबर क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे x² के बदले में हमने x² लिखा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, x का x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -40 है तो प्लस और माइनस मिलकर -40 होगा। तो x² माइनस 3x माइनस 40, देखिए x² माइनस 3x और -40 तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन x² माइनस 3x माइनस 40 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 13 क्या कहता है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 4y बराबर 8 का होगा। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान कुछ भी नहीं है तो ये 1 मानेंगे, a2 का मान 2 है तो यहाँ पे a1 बटा a2 का मान 1/2 हो जाएगा। b1 का मान देख लीजिए 2 है तो आप 2 लिखेंगे, b2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 यानी 1/2 मरतबे कट जाएगा। C1 का मान देखेंगे तो 4 मिलेगा, C2 का मान यहाँ से 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 यानी 1/2 मरतबे। आपने पाया कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के है। ऐसे स्थिति में समीकरण का अनगिनत अर्थात अनंत हल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ये सवाल है। ऐसे सवालों का ही आंसर ज्यादातर स्टूडेंट गलत लेके चले आते हैं। देखिए आसान भाषा में समझते हैं। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान बताइए।
देखिए आप सभी को मालूम होगा जब बहुपद के नाम आ गया तो बहुपद के शून्य क्या होता है, तो अल्फा होता है और बीटा होता है। ठीक, कहता है कि एक शून्यक जो है वो दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी पहला शून्यक यदि अल्फा है तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटा अल्फा हो जाएगा। ये आपका दूसरा शून्यक है, तो ये क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा बन गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। यहाँ से अल्फा से अल्फा हम लोग घटा सकते हैं, प्राप्त संख्या ए हो जाएगा। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी बटा ए है और यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब -1 होगा, यानी -b बटा ए। क्वेश्चन का सही जवाब -1 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14-15 को देखिए कि अर्धवृत्त का कोण होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज्यादा बार सवाल पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और समकोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री होगा। अगला सवाल नंबर 16 को देखिए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो दोस्तों याद रखिएगा, मूल वास्तविक नहीं होने के लिए d का जो मान है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन डी में दिया गया, क्योंकि डी को हम लोग क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac और लेस देन 0 जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आइए उसके बाद में हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 हमारा कहता है कि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b बटा ए होता है, तो वहीं पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा ए होता है। ए से ए जब आप घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या -b बटा c हो जाता है। अब आइए देखते हैं -b का मान। तो दोस्तों b का मान ऑलरेडी माइनस में है और b का मान 1 है, तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे। और c का मान, तो दोस्तों c का मान -6 होने के कारण -6 मानेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -1 बटा 6 होगा। -1 बटा 6 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। है दोस्तों 18 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी -3,4,11, इस प्रकार से दिया गया है का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a प्लस 20 में 21 में से a कम कीजिए तो 20, इसके साथ d लगा दीजिए। a का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3 दिया गया है तो -3 लिखेंगे। 20 गुने अब हमें चाहिए d का मान। d का मान आप यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों d का फॉर्मूला एक आता है a2 माइनस a1, जिसे हम लोग सार अंतर कहते हैं। a2 का मान 4 है तो आप 4 लिखेंगे, माइनस a1 का मान -3 है तो माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस मिलकर +3 होने के बाद 4 और 3 कितना हो गया, तो 7 हो गया। डी के बदले में आप 7 लिख दीजिएगा। अब -3 प्लस 7 तिरका कितना हो जाएगा, तो ये 21 यानी 210 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, यानी 140 हो गया है। अब ये -3 प्लस 140 मिलकर क्या होगा, यानी 140 में से -3 कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 137 आएगा, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 137। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ये चारों समीकरणों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला ही आपका द्विघात समीकरण मिल जाएगा। कोई भी ऐसा चर रूट के अंदर हो तो आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, बट्टा में हो नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी बट्टा में है नहीं हो सकता है। ये तमाम ऑप्शनों को हटाने के बाद प्राप्त ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 करता है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने के लिए आसान फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि एन के बदले में आपको 0 लिखना होगा। ए का मतलब प्रथम पद अर्थात ए का मान 80 दिया गया है, एन का तो मान हमें ज्ञात ही करना है। डी कहाँ से लाइएगा, तो देखिए 76 में से 80 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना होगा, -4 होगा, जो कि आपका डी का मान होगा। तो 0 प्लस जो 80 है इधर आकर हो जाएगा -80। यहाँ पे है n-1 गुने -4, इसे सेम टू सेम रहने दीजिए। अब देखिए ये 0 में से -80 घटाएंगे तो -80 का -80 ना रहेगा, ये -4 गुना में जो दिख रहे हैं बराबर कराकर ये -4 भाग में हो जाएगा। यहाँ पे होगा n-1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 20 होगा 80, ये 20 मतलब कट जाएगा। यदि आप 20 लिखेंगे तो ये जो -1 देख पा रहे हैं इधर आकर +1 हो जाएगा और बराबर में केवल n बचेगा, अर्थात n बराबर
20 और 1 कितना होता है दोस्तों? 21 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 21वां पद शून्य होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, कहता है समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा? सारवंतर ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया 6, माइनस में दिया गया है 4 और n दिया गया है, तो n के बदले में हम एक बार 1 रखते हैं। तो 6-4 एकम 4, ये कितना आ गया? 2 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, 6-4 n था, तो n के बदले में अब 2 रखेंगे, तो 6-4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी -2 आ गया है। ठीक, तो हमारा a1 का जो मान आया है वो -2 आया है, a2 का मान आया है वो 2 आया है। a2 a1 ऐसे ज्ञात करते हैं ना, d ज्ञात करना है हमें, सारवंतर ज्ञात करना है। फॉर्मूला a2 a1, तो a1 हमने ज्ञात किया है 2, a2 ज्ञात किया है -2। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a2 a1 यानी -2 कर देंगे। तो -2 और -2 मिलने के बाद -4 होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, है ना जी। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। 100% एक सवाल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्वास न आए तो एग्जाम में जाकर देख लीजिएगा। कहता है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए d1 ज्ञात किया जाता है और d2 ज्ञात किया जाता है। d1 का मतलब a2 a1, d2 का मतलब a3 a2। यदि दोनों का मान समान आ गया तो प्राप्त सोचिए समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखने के बाद क्वेश्चन 22 का जो सही जवाब निकलता है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप 2 में से 4 में से -2 कीजिएगा तो ये -6 हो जाएगा, -6 में से 4 कीजिएगा तो आपका -2 आएगा, जो कि आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ए स्क्वायर में से कम कीजिएगा, ये भी आपका नहीं होगा। 3 में से कम कीजिएगा तो 2, 9 में से 3 कीजिएगा तो 6, ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आप d1 d2 ज्ञात करेंगे तो दोनों का मान समान आता है। अगला सवाल कहता है मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। मैट्रिक एग्जाम 2016 में भी ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा 0,0 मूल बिंदु का नियामक होता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 24 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर जहां क्यू आर बटा बीसी बराबर 2/3 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्या होगा देखिए, आप सभी एक पर में पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना जी। तो संगत भुजा कितना है, तो क्यू आर बटा बी सी है, इसके वर्गों के अनुपात, तो जब 2:3 का यदि आप वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 होगा। इसी अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4:9। तो 4:9 या 4/9 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि दी गई आकृति में x का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x यह हमारा ये है, इसका मान हमें बताना होगा। तो यहाँ का जो मान आएगा ना, जाहिर सी बात है ये मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, यानी 60 और 5 कितना होता है, तो 110 होता है। और आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों कोणों को मिलाकर 110 हो गया है, तो हम 180 में से 10 घटा लेंगे तो प्राप्त संख्या 70 डिग्री होगा, जो कोण आर का मान होगा। और जो कोण आर का मान होगा वही कोण एक्स का मान होगा, तो इसलिए ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है बिंदु 0,6 और 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होते हैं, तो वहीं पे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होते हैं। यहाँ पे x1 का मान की बात करें तो 0 दिया गया है, x2 का मान यहाँ पे 8 दिया गया है, बटे 2 कर दीजिए, यानी 8 प्लस 8 में 0 ऐड कीजिएगा तो 8, 2 से लगा दीजिएगा तो 4। यहाँ पे y1 का मान देख लीजिए, ये दोस्तों y1 का मान 6 है, y2 का मान 0 है, तो 6 प्लस 0 बटा 2 कर दीजिए, यानी 6 बटा 2 कट के ये 3 आएगा। तो पहला आंसर हमारा 4 आया है, दूसरे बार में 3 आया है, तो 4,3। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 4,3। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है बिंदु इतना के बीच में हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान यहाँ पे 8 है, तो आप 8 माइनस उसके बाद में x1 का मान कितना है, 4 है, तो आप 4 लिखेंगे, इसका कर दीजिए स्क्वायर। y2 का मान, तो दोस्तों y2 का मान यहाँ पे 2 है, y1 का मान 6 है, इसका कर दीजिए स्क्वायर। 8 में से 4 माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे।
2 में से 6 माइनस कीजिएगा तो -4 बचेगा, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। 4 के स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर भी 16 होता है। 16 में 16 ऐड करते हैं तो 32 हो जाता है। 32 का गुणनखंड करेंगे, 4 जुड़कर 16, 16 दूनी 32, डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाता है और रूट में केवल 2 बच आ जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन का सही जवाब चला आता है। तो 4 रूट अंडर 2 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए अगला सवाल क्या करता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपने ज्ञात किया होगा, अगर याद किए होंगे तो मालूम होगा कि साइन में 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 का मान तो 1/2 ये ना होता है, इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। जब एलसीएम जिस संख्याओं का सेम टू सेम होता है तो ऊपर वाले तमाम संख्याओं को सेम टू सेम उतार देते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगा और बटा में है 4, 4 से 4 घटा दीजिएगा, प्राप्त संख्या 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यदि रैखिक समीकरण का जो युग्म है यदि संगत होगा ना तो जाहिर सी बात है रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और संपाती होगी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। याद रखिएगा मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। विश्वास न है तो एग्जाम में जाकर देख लीजिएगा क्योंकि हर बार ऐसा सवाल देखने को मिला है एग्जाम के पेपर में। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन करना है। कहता है कि किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, इस प्रकार से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि दोनों बिंदु प्लस में होगा तो समझ लीजिए कि प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में है। दोनों बिंदु माइनस में है तो समझ लीजिए कि तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में है। पहले माइनस बाद में माइनस है, सॉरी पहले प्लस बाद में माइनस है तो ये चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में है। यदि पहले माइनस बाद में प्लस है तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए, दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो जब दोनों में माइनस लगने लगा है तो कौन सा चतुर्थांश होगा, तृतीय होगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में ये स्थित होगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी को तो मालूम होगा कि हम सुबह में तथा शाम में प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। यदि आप 10वीं कक्षा का सभी सेट का ऑफिशियली मॉडल पेपर के साथ साथ हमारे द्वारा बनाए गए 5-5 मॉडल सेट का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप का भी लिंक दे दिया गया है। उन सभी लिंकों पर क्लिक करके 10वीं कक्षा का और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मटेरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।